गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से आशीर्वाद, बधाई, शुभकामनाएं। कल हमने बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ा था, कक्षा 12 का पहला अध्याय। उस अध्याय में हमने पढ़ा जनन, आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म पादपों में जनन की क्रिया। लैंगिक और अलैंगिक जनन पढ़ा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी अलैंगिक जनन में हमने उसके दो भाग पढ़े, एक एनिसेक पढ़ा, एक कायिकी जनन पढ़ा। फिर कायिकी जनन में हमने दो भाग पढ़ेंगे आप, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दो भाग। तो आज का हमारा पॉइंट है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिकी जनन। कल हमने पढ़ा कायिकी जनन कि पादप होता है, उसके जड़, तना और पत्ती क्या होते हैं? कायिकी भाग होते हैं। पादप का कायिकी भाग कौन सा होता है? एक तो होता है जड़, एक होता है तना और एक होता है क्या? पत्ती। ये तीनों भाग क्या है? कायिकी भाग। इन तीनों भागों के द्वारा यदि नए पादप का निर्माण होता है तो क्या कहलाता है? कायिकी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये दो प्रकार का होता है। कायिकी जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक आता है प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा है कृत्रिम कायिकी जनन। पहला कौन सा है? कायिकी यानी प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा हमारे पास कृत्रिम कायिक जनन। एक नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन दोनों में हम पहले पढ़ेंगे कायिकी जनन। मैं दोनों के बारे में बताता हूं कि हमारे पास प्राकृतिक क्या होता है, कृत्रिम क्या होता है। नाम से ही पता है कि एक तो प्रकृति द्वारा निर्मित कोई पदार्थ है उससे, और एक मानववाद द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वो क्या कहलाता है? कृत्रिम। और प्रकृति के द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक कार्य। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक कार्य। क्या पढ़ेंगे? यानी प्राकृतिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसमें मुख्य बात ध्यान देने की है कि प्रकृति में पादप के भाग हैं जड़, तना, पत्ती। इन तीनों भागों से अनुकूल परिस्थितियों में यदि नए पादप का निर्माण हो जाता है, क्या होता है? अनुकूल परिस्थितियों में जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कायिकी जनन। इस प्राकृतिक कायिकी जनन के हमारे पास भाग है मुख्य चार। कितने भाग हैं? चार भाग। पहला हमारे पास जो भाग है वो है तना द्वारा। किसके द्वारा? तना द्वारा कायिकी जनन। दूसरा हमारे पास इसका जो भाग है वो है जड़ द्वारा। जड़ द्वारा कायिकी जनन। तीसरा हमारा जो भाग है वो है पत्ती द्वारा, पत्ती द्वारा कायिकी जनन। और चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है जनन संरचनाओं के द्वारा जनन। जनन संरचना के द्वारा कायिकी जनन या जनन। ये चार प्रकार का हमारे पास क्या हो गया?
प्राकृतिक काय की जन्म हो गया। अब इनमें आप इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कक्षा में, तना द्वारा। अब आपको नाम से पता चल रहा है तना, ठीक है। दूसरा है हमारे पास जड़ द्वारा यानी रूट, फिर है लीफ यानी पत्ती द्वारा, और जनन संरचना यानी पुष्प का कोई भी भाग हो नर और मादा युग्मक को छोड़कर तो उसके द्वारा यदि जनन होता है वो क्या कहलाएगा हमारे पास है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, तना द्वारा यानी अनुकूल परिस्थितियों में, यहाँ पर देखो मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं तुम्हें, क्या है, एक अपस्थानिक कलिका होती है। अपस्थानिक कलिका ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपने आलू देखा होगा, उस आलू को हम देखते हैं तो आलू वाले भाग में क्या होता है, हमारे पास बीच बीच में ऐसी खांच या गर्त नुमा संरचना होती है। इन गर्त को क्या बोलते हैं, आलू की आंख बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, अपस्थानिक कलिका या बड होती है। वो बड अनुकूल मौसम में क्या होती है, अंकुरित होती है और अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती है। तो ये जड़ तना पत्ती होता है, इन सब में यही विशेषता पाई जाती है कि जड़ में भी तना होता है, उसमें भी पत्ती होती है, उसमें भी, सब में क्या होता है यानी अपस्थानिक कलिका पाई जाती है। और वो अपस्थानिक कलिकाएं अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर क्या करती है, एक नए पादप का निर्माण कर देती है, ठीक है। अब यदि वो अपस्थानिक कलिका किसी पादप के तने वाले भाग में है तो कौन सा जनन कहलाएगा, स्टेम्प वाला जनन। यानी दूसरा हमारे पास है, यदि रूट में है, जड़ में कोई अपस्थानिक कलिका है और जड़ द्वारा नए पादप का निर्माण हो रहा है तो उसको क्या पढ़ेंगे, जड़ द्वारा जनन। पत्ती में होती है तो पत्ती वाला पढ़ेंगे, और ये बुलबुल संरचना आ जाती है तो उसमें पढ़ेंगे किसमें, इसमें। तो हम हमारे पास इस तने वाले की हम बात करते हैं तो इसका पहला भाग होता है परकंद। कौन सा होता है, परकंद। तने के भाग हैं मैं बता रहा हूं, एक होता है परकंद, दूसरा हमारे पास होता है कंद, तीसरा हमारे पास जो होता है सलकंद, सलकंद, चौथा हमारे पास होता है वह घनकंद, घनकंद, पांचवा हमारे पास इसका भाग होता है ऊपरी भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय। छठवा हमारे पास का पॉइंट है, तने वाले के पार्ट बता रहा हूं तुम्हें, अंतः भूस्तरीय, अंतः भूस्तरीय। सातवां हमारे पास पॉइंट है वो है भूस्तरीय, और आठवां हमारे पास जो पॉइंट है वो है भूस्तरीय। ये चार हमारे पास क्या है, इसके मुख्य भाग हैं। अब यहां पर पहले हम पढ़ेंगे परकंद क्या होता है, यानी कुछ पादप होते हैं। तना पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं यहां पर बताऊं, इसका उदाहरण है, एक तो हल्दी, अदरक और केला। ये तीन पादप होते हैं। इन तीनों पादपों में क्या होता है कि इनका जो तना होता है, हल्दी है, अदरक है, केला है, इनमें नए पादप का निर्माण होता है। ये किसके रूपांतरण है, तने के रूपांतरण, यानी इनमें तने के द्वारा क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। हल्दी होती है, अदरक होती है और केला होता है। अब इसमें क्या होता है, आपने हल्दी का पादप देखा होगा, मैं बता दूं आपको, हल्दी या अदरक है, उस अदरक के ऐसी संरचना आपने देखी होगी। जब हम घर में कोई मेहमान आता है या चाय वाय बनाते हैं तो उसमें ऐसी संरचना आ जाती है। फिर इस भाग में ऐसी लेयर सी आती है, इसमें यहाँ पर हल्की हल्की जड़ आती है, जड़ नुमा संरचना होती है। यदि हम ताज़ा अदरक लेके आते हैं तो इसमें क्या आ जाती है, जड़ें आती हैं। ये हमारे पास अदरक है। अब ये अदरक खुद क्या होती है, ये तना होती है। क्या होता है, तना होता है। और इस भाग में क्या होती है, यहाँ पर ऐसे अपस्थानिक क्या होती है, कलिकाएं होती है, बड होती है। जब इन अपस्थानिक कलिकाओं को अनुकूल मौसम मिल जाता है तो अनुकूल मौसम मिलने पर क्या होता है, इनसे
पर्व यानी पत्ती वाली संरचना या तने का भाग निकलता है और वो वायवीय तना होता है। यानी अदरक होती है मृदा में दबी रहती है, जब इसको आर्द्रता, नमी या पर्याप्त पोषक पदार्थ या अनुकूल मौसम मिल जाता है तो ये अदरक क्या करती है, वायवीय तने का निर्माण कर देती है, हल्दी कर देती है और ऐसे क्या होता है, केला। ठीक है, केले के पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, परकंद हो गया। ठीक है, इसका ज्यादा विस्तार नहीं है, ये लेसन है बेसिक नॉलेज के लिए, वैसे 1 नंबर का पार्ट है, पहला कक्षा 12 बायोलॉजी का। ठीक है, तो परकंद में क्या पढ़ेंगे हम, वैसे मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं। उसकी मुख्य बात यही है कि अदरक, हल्दी और केला, इनमें क्या होता है, किसके द्वारा, स्टेम के द्वारा क्या होता है, जनन क्रिया होती है। यानी परकंद विधि, विधि कौन सी है, परकंद। इस परकंद में क्या होगा, यानी अनुकूल मौसम में हल्दी का, अदरक का या केले का जो पादप होता है उसका तना होता है, उस तने में क्या होती है, अपस्थानिक कलिका होती है, बड, वो अंकुरित होकर क्या करती है, वायवीय तने का निर्माण कर देती है और क्या हो जाता है, हमारे पास नए पादप का निर्माण हो जाता है। केले वाले भाग को कर्कश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्कश। ठीक है, और नया पादप बन जाता है। ठीक है, अब दूसरी हमारे पास यहाँ पर आता है कंद। क्या आता है, कंद वाला। कंद का यहां पर हम उदाहरण देखें तो मुख्य इसका उदाहरण है कौन सा, आलू। क्या है, आलू। सबने देखा है और पढ़ा है। दूसरा उदाहरण है आर्टिचोक, ये एक पादप है। इन दोनों में नए पादप का निर्माण किससे होता है, कंद। कंद का मतलब होता है गांठनुमा संरचना। आपने आलू देखा होगा सबने, अभी मैंने बताया कि हमारे पास, मैं इसकी व्याख्या करके बता रहा हूं, ये आलू वाला है। आलू किसका रूपांतर होता है, तने का रूपांतर होता है। किसका होता है, तने का रूपांतर। मैं यहां बता रहा हूं, ध्यान से देखना है। हमारे पास ये आलू है, इस आलू वाले भाग में ये क्या है, बड है, यानी अपस्थानिक कलिका, आंख है। ठीक है, कितनी होगी हमारे पास, 1 2 3 4 और 5। जब हम आलू को उगाते हैं, ध्यान देने वाली बात है, आलू का बीज आता है, लेकिन आलू के बीज से यदि हम फसल तैयार करते हैं तो लगभग 10 से 12 महीने का समय लगता है। लेकिन हम आलू वाले भाग से यदि हम फसल तैयार करते हैं तो 3 से 4 महीने में फसल तैयार हो जाती है। अब इस भाग को क्या करते हैं, जब हम आलू की बुआई करते हैं तो आलू के भागों को क्या करते हैं, काटते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमने आलू के भागों को क्या कर लिया, काट दिया। कितने भाग बनाए हमने, इसके पूरे 1 2 3, एक भाग हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा भाग है, ये 5वां है, ये 6वां है। ठीक है, अब इस भाग में आंख नहीं है, यानी इस भाग में क्या है, आंख नहीं है। बकाया सब भागों में क्या हमारे पास आंख है, ये रही, ये रही, ये रही और ये रही। ठीक है, सब में। अब इसके कुल भाग तो कितने हैं, 6 हैं, और आंख कितने भागों में, 5। यदि हम इस आलू वाले 6 के 6 खंडों को क्या कर दें, मृदा में दबा देते हैं, और मृदा में दबाने पर जब इसमें अनुकूल मौसम मिल जाता है तो इससे 6 टुकड़ों से 5 पादपों का निर्माण होगा। कितने पादपों का, 5 पादपों का। यानी पहले वाले से नया पादप बनेगा, दूसरे वाले से बनेगा, तीसरे वाले से बनेगा, चौथे वाले से बनेगा, 5वें वाले से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें आलू वाले भाग में क्या है, आंख नहीं है। और जिसमें आंख वाला भाग नहीं होता, गड्ढा सा होता है, उसको बोलते हैं, आंख वाला भाग नहीं होता है तो उसमें क्या, अपस्थानिक कलिका नहीं होगी, और अपस्थानिक कलिका नहीं होती है तो उसमें क्या होता है, फिर पादप का निर्माण, और इससे भी क्या हो जाएगा, पादप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये है। तो हमारे पास ये किसका हो गया, आलू। तो अब आलू किसका रूपांतर है, तने का रूपांतर है। अदरक, हल्दी, केले के बारे में पूछे तो भी तुम क्या बताओगे, ये तने के द्वारा ही क्या होते हैं, नए पादप का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहां पर दूसरी मैं एक बात और बताऊं, आलू का पादप आपने देखा होगा, छोटा सा पादप होता है और भूमि में लगते हैं और तने वाले भाग से हैं, तो आलू किसका रूपांतर हो गया है, तने का रूपांतरण हो गया है। ये हमारे आलू की विशेषता थी। फिर तीसरा हमारे पास पॉइंट आता है सलकंद। क्या आता है, सलकंद। अब देखो, सलकंद में 2 भाग हैं, एक तो आता है प्याज। क्या आता है, प्याज, और दूसरा आता है लहसुन।
जानते होंगे आप, प्याज और लहसुन, लहसुन ने खींचे, ठीक है, लहसुन होता है उसको बोलते हैं। ये दोनों होते हैं, इनमें आपने देखा होगा इनमें अलग अलग भाग होते हैं, ठीक है ना, यानी इसमें कुछ परतें होती हैं। आपने प्याज छीला होगा, उस प्याज वाले छीले हुए भाग में क्या होता है, अलग अलग परतें निकलती है। प्रत्येक एक परत से क्या हो सकता है, नए पादप का निर्माण हो सकता है, जब उसमें गांठ वाला भाग हो तो, ठीक है। अब आप प्याज है, प्याज का आपने पादप देखा होगा, उसमें ऐसी संरचना होती है फूली हुई, ठीक है। फिर नीचे क्या होती है, आपने जड़ें देखी होंगी, जब हम प्याज होता है उसकी खुदाई करते हैं उस समय क्या होता है, प्याज को उखाड़ते हैं तो नीचे क्या निकलती है, इसकी जड़ें। ऊपर क्या आ गई, पत्ती आ गई, क्या आ गई, पत्ती आ गई। अब बीच वाला भाग जो फूला हुआ मांसल भाग है वो क्या हो गया, तना। तो अब प्याज है वो किसका रूपांतरण है, तने का। ऐसे लहसुन होता है, लहसुन देखा होगा आपने, ऐसे अलग अलग संरचना आती, ठीक है। आपने मारवाड़ी भाषा के माय लहसुन की एक कली को हम क्या बोलते हैं, पोथी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पोथी बोलते हैं। तो ये जो लहसुन है प्याज है, इसमें क्या होता है, यानी कि जिनका तना होता है वो परतों में विभाजित होता है और फिर भोज्य पदार्थों का क्या करता है, संग्रहण करके फूल जाता है और नए पादप का जब उसको अंकुरित करते हैं तो नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सलकन। सलकन के उदाहरण कौन से हो गए, प्याज एवं लहसुन, ठीक है। अगला हमारे पास घनकंद, क्या है, घनकंद। इस घनकंद के उदाहरण है, एक तो होता है अरबी, क्या होता है, अरबी, और एक होता है जिमीकंद, क्या होता है, जिमीकंद। ये खाद्य पदार्थ होता है, सब्जी में बनती है इनकी। अब इस जिमीकंद के बारे में बताते हैं। जिमीकंद होता है वो थोड़ा सा मांसल मोटा गूदेदार संरचना आती है और इस गूदेदार संरचना में भी क्या होती है, आलू के समान अपस्थानिक कलिका होती है। और ये अपस्थानिक कलिका देखो, उसका नाम देखो कैसा है, घन। तो यानी घन के आकार की होती है, कहने का मतलब वृत्ताकार या घन के आकार की होती है। और जब इन अपस्थानिक कलिकाओं को हम क्या करते हैं, अनुकूल मौसम में जब इन्हें काटकर दबा दिया जाता है तो प्रत्येक अपस्थानिक कलिका क्या कर देती है, एक नए पादप का निर्माण कर देती है, ठीक है। जब नए पादप का निर्माण किया जाता है तो क्या हो गया, हमारे पास प्राकृतिक काय की जनन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ आदि की तो ये हो गया। फिर आता है हमारे पास ऊपरी भूस्तरी, क्या आता है, ऊपरी भूस्तरी। देखो नाम से ही पता चल रहा है, मैंने बताया था कि यदि आपको बायोलॉजी में कहीं दिक्कत हो किसी शब्द में तो आप संधि विच्छेद कर लेना, ऊपरी भूस्तरी, ठीक है। ऊपरी भूस्तरी का मतलब हो गया, यानी आपने दूब घास देखी होगी, क्या, दूब घास, ठीक है। यहाँ बता दूं मैं, खेत में दूबड़ी उपजाए छे बिन खेबो करे छे, ठीक है। तो आपने दूब को देखा होगा, दूब यहाँ से उगना प्रारंभ कर रही है बाल लेना, ठीक है। ये भूमि वाला भाग आ गया हमारे पास यहाँ। फिर ये दूब है, इसकी ये जड़ें यहाँ पर निकलती है। फिर ये दूब वाला भाग है भूमि की सतह पर चलता है ऐसे, फिर सतह पर चल के फिर वापस क्या होता है, भूमि में यहाँ जाकर क्या निकालता है, जड़ें निकालता है। फिर दोबारा निकल कर यहाँ पर क्या करता है, आगे वृद्धि करता है। फिर दोबारा क्या करता है, यहाँ पर जड़ें निकालता है, ठीक है। इस दूब वाले भाग में यहाँ पर क्या आ जाती है, बीच बीच में पत्तियां। तो ये वाला भाग तो क्या कहलाता है, इसका तना है। ये क्या है, हमारे यहाँ दूब की पत्तियां हैं, ठीक है। और ये जो नीचे रह गई भूमि वाला भाग, ठीक है, ये यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास जड़ है, क्या है, जड़। अब ये पादप होता है, नाम है ऊपरी भूस्तरी, यानी भूमि की ऊपरी सतह पर जिसका क्या चलता है, तना चलता है। देखो ऊपर चल रहा है, ऊपरी सतह पर तना चलता है और थोड़ी दूर जाकर क्या होता है, ये मृदा के संपर्क में आ जाता है और वहां पर यदि अनुकूल मौसम मिल जाता है तो जो अपस्थानिक कलिकाएं होती है, ठीक है ना, बड वाला भाग, उस बड वाले भाग से क्या निकल जाती है, यहाँ पर जड़ें निकल जाती है। अगर हम इस भाग को यहाँ से काट दें तो ये सारे के सारे क्या हो जाए, अलग अलग अपना जीवन जिएंगे। यानी ये पादप अलग हो गया, ये दूब का पादप अलग हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे हो गए। तो ये हमारे पास किसका उदाहरण है, दूब घास, ठीक है। दूसरा हमारे पास अंतः भूस्तरी, कौन सा है, अंतः। इसका उदाहरण लिख दूं मैं, ऊपरी भूस्तरी का। एक तो हमारे पास दूब घास, क्या है,
दूब घास और दूसरा है सिंटेला। ये भी एक हमारे पास क्या है, पादप है। अगला हमारे पास अंतः भूविस्तारी। क्या है, अंतः भूविस्तारी। अब देखो ऊपर ये था ऊपरी भूविस्तारी और ये क्या हो गया, अंतः भूविस्तारी। ठीक है, तो अंतः भूविस्तारी। और अब अंतः भूविस्तारी में क्या होता है, आपको बता दूं, आपने पोदीना देखा होगा। क्या, पोदीना। ठीक है, पोदीना का जो पादप होता है उस पादप की विशेषता ये होती है कि भूमि के अंदर क्या करता है, वृद्धि करता है। क्या करता है, अंदर वृद्धि करता है। और जैसे ही भूमि के अंदर वृद्धि करता है फिर अनुकूल मौसम आ जाता है तो ये क्या करता है, वायवीय तने का निर्माण करता है। क्या करता है, वायवीय तने का निर्माण करता है और उस वायु भाग पर क्या करता है, ये पत्ती का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। ठीक है, तो इसका तना कहाँ चलता है, ये तना है, ये कैसा है, ये भूमिगत है और भूमि के क्या चलता है, ये अंदर की अंदर चलता है, तो आंतरिक सतह पर चलता है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अंतः भूविस्तारी। क्या हो गया, अंतः भूविस्तारी। समझ गए, दोबारा बोल रहा हूं, ऊपरी सतह और अंतः सतह। ऊपरी सतह पर यदि पादप का तना भूमि की सतह पर चलता है और निश्चित अंतराल के पश्चात क्या करता है, जड़ों का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ऐसे भाग से प्रत्येक से हम क्या कर सकते हैं, नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ऊपरी भूविस्तारी विधि है। उदाहरण कौन कौन से इसके मैंने इधर लिख दिया है, एक तो हमारे पास दूब घास है और दूसरा हमारे पास सिंटेला। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पोदीने का पादप है छोटा। ठीक है, इस पोदीने के पादप में अंदर की ओर क्या चलता है, तना चलता है, मर्दा की आंतरिक सतह पर चलता है और आंतरिक सतह पर चलकर ये क्या करता है, फिर निश्चित अंतराल के पश्चात क्या करता है, नए पादप का यानी ऊपर की ओर वृद्धि करता है वायवीय तना। इस भाग पर क्या आ जाती है, पत्तियां आ जाती है और पत्तियां आने के बाद पुदीने में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए गर्मी के दिनों में इसका जूस बनाकर भी पिया जाता है। ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। ठीक है, अगला हमारे पास है उदाहरण इसके मैं बता तुम्हें, एक तो है पुदीना और एक है इसका उदाहरण गुलदावदी। ठीक है, ये दो उदाहरण हो गए। फिर इसके पश्चात आता है हमारे पास भूविस्तारी। अगला पॉइंट कौन सा है हमारे पास, भूविस्तारी। आपने स्ट्रॉबेरी का नाम सुना होगा। क्या, स्ट्रॉबेरी, रस भरी। क्या, रस भरी। इस रस भरी में क्या होता है, यानी इसकी संरचना हम देखी जाए तो थोड़ा बड़ा पादप होता है और बड़े पादप में इसमें क्या है कि इसका जो भूमिगत तना है वो भूमि में रहता है और अपस्थानिक इसमें क्या होती है, कलिका होती है। ठीक है, जब अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तो इस पादप की अपस्थानिक कलिकाएं क्या होती है, उगकर अंकुरित होकर क्या करती है, नए पादप का निर्माण कर देती है और पादप की सतह पर क्या आ जाती है, पत्तियां तने पर, और एक नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉबेरी रसभरी हो गया। फिर आता है भूविस्तारिका। क्या आता है, भूविस्तारिका। भूविस्तारिका का मैं यह उदाहरण लिखूं तो आपने जलकुंभी का नाम सुना होगा। जल कुंभी, इसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। क्या बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ। ये इसका उदाहरण। अब देखो जलकुंभी के बारे में आपको बता दूं क्या है, ये एक सजावटी पादप होता है। क्या होता है, सजावटी पादप होता है। ये हमारे यहाँ भारत में मुख्यतः जो बंगाली खाड़ी वाला क्षेत्र है, बंगाल है हमारे, उस बंगाल के क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, अलवर की तरफ जाते हैं, यहाँ भी आता है। ये पादप जल में क्या करता है, तीव्र गति से वृद्धि करता है। क्या करता है, तीव्र गति से वृद्धि करता है और इसके सुनहरा होने के कारण इसको यहाँ पर जलाशय में लाया गया था। ठीक है, सजावट का। लेकिन अब ये क्या हो गया, एक बहुत ही हानिकारक पादप के रूप में साबित हो रहा है। कौन, ये जलकुंभी वाटर हाइसिंथ। क्यों हो रहा है, ये पादप क्या करता है, जलाशय में अनुकूल परिस्थिति में क्या करता है, तीव्र गति से वृद्धि करता है और पूरे के पूरे जलाशय में फैल जाता है।
पूरे जलाशय को ये हरे रंग में करता है, यानी पूरा पूरा ग्रीन बना देता है उसको। अब ये जब फैल जाता है तो आपको पता है कि पादप होता है वो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेता है, ऑक्सीजन गैस लेता है। कौन सी गैस लेता है, ऑक्सीजन गैस। और जब ऑक्सीजन गैस लेता है तो बाहर कौन सी निकालता है, CO2, ठीक है। CO2 गैस का क्या करता है, निष्कासन करता है, ये निष्कासन कर दिया। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि जल में है, जलीय पादप है, ठीक है। और इस जलीय पादप पे नीचे क्या होती है, तना होता है। तने से क्या होता है, ये खूब सारे भाग बनाकर क्या करता है, अंदर ही अंदर जल के अंदर वृद्धि करता है और नए पादपों का निर्माण कर देता है। उसका नाम क्या हो गया, भूस्तारिका। उदाहरण क्या है, जलकुंभी। अब ये हानिकारक क्यों है, इसे बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न है एनसीईआरटी में कि वाटर हाइसिंथ को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है। उसका कारण बता रहा हूं मैं। अब बताया मैंने कि ऑक्सीजन गैस लेता है, सभी लेते हैं, यही ले लेते हैं। पादप चाहे कोई सा भी हो, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेता है, CO2 गैस निकालता है। चाहे कोई जीव हो, श्वसन क्रिया कोई भी प्राणी या पादप या जीव करता है, ऑक्सीजन गैस लेता है, CO2 गैस बाहर निकालता है। अब ये जल में है तो जल में जब और क्या रहते हैं, जलीय जीव रहते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जब ये श्वसन क्रिया करता है और संख्या अधिक हो जाएगी तो जल में CO2 की क्या हो जाएगी, कमी। और जब जल में CO2 की कमी हो जाती है तो O2 की मात्रा, CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी ये ऑक्सीजन का उपयोग करेगा तो जल में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जो जलीय जीव हैं, अन्य पादप हैं या जंतु है, उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। और जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो जलीय जीव क्या हो जाते हैं, जल में मर जाते हैं। और जब जलीय जीव जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते हैं तो पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। क्या होता है, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है तो जैव विकास की प्रक्रिया है या प्रकृति में अनेक प्रकार की विपदाएं आ जाती है, ठीक है। जैसे इस समय कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस, ठीक है। ये रिट्रोवायरस की प्रजाति वाला है। तो ये आज पूरे विश्व में क्या कर रखा है, इसने एक बहुत बड़ा तहलका मचा रखा है, ठीक है। यानी प्रकृति, मानव अपने किए की सजा प्रकृति में ही भुगतता है, ये 100% है। प्रकृति में हर कोई किसी को माफ कर सकता है, लेकिन प्रकृति कभी भी किसी को माफ नहीं करती है, वो अपना बदला जरूर लेती है, ठीक है। ये वायरस है, इसके बारे में तुम्हें दो बात बता दूं, छोटी सी बात है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। ये RNA युक्त है। मैंने आपको पढ़ाया था कि वायरस होता है वो DNA युक्त भी होता है और RNA युक्त भी होता है। ये जो कोरोना वायरस है, ये हमारे पास इसकी जो संरचना पड़ी है हमने देखी है, तो वो कैसी है, RNA युक्त। और वो भी कैसा है, मैंने आपको बताया था SS और एक होता है DS, यानी सिंगल स्ट्रैंड और एक DS डबल स्ट्रैंड। तो ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड, यानी एक रज्जु की RNA से क्या होता है, ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये निष्कासन कर दिया इसने, पादप ज्यादा गैस लेंगे ऑक्सीजन तो जल में कमी हो जाएगी और पादप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो आपको यहाँ याद रखने की बात यही है कि इन सब के उदाहरण तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। रिपीट कर रहा हूँ, परकंद, ये सब किसके रूपांतर है, तने के। परकंद हल्दी अदरक केला है, कंद है आलू आर्टिचोक है, सलकंद में आता है प्याज और लहसुन आता है, ठीक है ना। घनकंद में कौन आता है, अरबी जमीकंद आता है। भूस्थारी, ऊपरी भूस्थारी में कौन आता है, दूब घास और सनेटेला आता है। अंत भूस्थारी में पुदीना गुलदाउदी आता है। भूस्थारिका में स्ट्रॉबेरी रसबेरी आता है और भूस्थारिका में वाटर हाइसिंथ जलकुंभी आता है, ठीक है। इसका एक उदाहरण लिखो तो आप पिस्टिया पादप और लिख सकते हो, वाटर पिस्टिया पादप। किसमें है ये, पिस्टिया पादप, ठीक है। ये हमारे पास ये सिस्टम था। अब ये तो था हमारे पास तने द्वारा काय की जनन। अब कौन सा हमारे पास, जड़ द्वारा। कौन सा है, मैं एक बार यहाँ पर इनको मिटा देता हूँ तो उनको जड़ द्वारा हमारे पास क्या है, रूपांतरण। पहला भाग पढ़ लिया हमने, ये दूसरा भाग है, यह है जड़ द्वारा काय की जनन, ठीक है। जड़ द्वारा काय की जनन हो गया। अब देखो जड़ में भी मैंने बताया था अपस्थानी कलिका होती है, ठीक है। आपने शीशम का पादप देखा होगा अपने घर, क्या, शीशम का पादप। शीशम का आपके घर में यदि बड़ा पादप है, मान लेना ये लोग मैंने यहाँ पादप बना दिया है, ये शीशम का पादप ने क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वृक्ष कहेंगे, ठीक है।
ये हमने शीशम का क्या बनाया है, वृक्ष। ये इसकी जड़ें हैं। इन शीशम के पादप के वृक्ष की जड़ों की विशेषता होती है भूमि में वृद्धि करती है, फिर आगे चलकर क्या होती है, ये मृदा से बाहर निकलती है और मृदा से बाहर निकलकर क्या करती है, एक नए पादप का निर्माण कर देती है। अब ये पादप किससे तैयार हुआ है, जड़ से हुआ है। किससे हुआ है, जड़ से। जड़ में क्या थी, अपस्थानिक कलिका थी। क्या थी, अपस्थानिक कलिका थी। और ये अपस्थानिक कलिका क्या करती है, अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर क्या करती है, नए पादप का निर्माण करती है। अब यहाँ पर दो प्रकार की संरचना आती है, दो बात पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे मूसला मूल। जड़ में कितने भाग पढ़ेंगे, दो भाग। आपको पता है मूसला मूल कौन सी होती है, ठीक है ना, मूसला मूल यानी द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उन द्विबीजपत्री पादपों में मूसला मूल पाई जाती है। कौन सी होती है, मूसला मूल पाई जाती है, ठीक है। तो द्विबीजपत्री में शीशम हमारे पास है, अमरूद है, ये दोनों किस्में है। तो अमरूद और शीशम ये दोनों पादप ऐसे हैं जिनमें किसके द्वारा, जड़ द्वारा क्या होता है, काय की जन्म होता है। किस किस में, एक तो हमारे पास शीशम है और एक है हमारे पास अमरूद। ये दो पादप ऐसे हैं जिनमें किसके द्वारा, जड़ द्वारा। और जड़ भी कौन सी होती है पता है तुम्हें, मूसला मूल। यानी मूसला मूल के द्वारा क्या होता है, जनन की क्रिया होती है, यानी नया पादप तैयार होता है, ठीक है। इसके पश्चात आती है मासल जड़ें। क्या आती है, मासल जड़ें। मासल जड़ किसमें होती है, आप बता दूं मैं, आपने शकरकंदी का नाम सुना होगा। साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं शकरकंद या मीठा आलू। क्या बोलते हैं, शकरकंद या मीठा आलू, ठीक है। शकरकंद या मीठा आलू, ठीक है। शकरकंदी देखी होगी, खाई भी होगी, ठीक है। शकरकंदी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी क्या करते हैं, पौध तैयार करते हैं, ठीक है। आप किसी से पूछ लेना, परिचित व्यक्ति से, छोटे छोटे क्या लेते हैं हम, शकरकंदी के टुकड़े लेते हैं। उन टुकड़ों को हम गौर से देखते हैं तो आप देखा होगा उनमें अपस्थानिक क्या होती है, कलिकाएं होती है, जड़ नुमा सा। जब इसको हम दबा देते हैं मर्दा में, इस शकरकंदी के टुकड़े को, तो ये उगकर क्या करता है, तना बनाता है। क्या निकलता है इसे, तना। ये जड़ है लेकिन ये क्या निकालता है, इसमें तना निकलता है। फिर ये लंबी लंबी शाखाओं में बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमारे पास तना आ गया। फिर इसको क्या करते हैं, जब शकरकंदी की बुआई करते हैं तो इन जो तने वाली जो लंबी लंबी टहनियाँ होती हैं, ठीक है, शाखा होती है, इनको निकाल कर क्या करते हैं हम, मृदा में ऐसे दबा देते हैं। और मृदा में दबाते हैं, फिर इनकी वापस क्या होती है, जड़ लगती है नीचे। फिर ये जड़ें क्या हो जाती है, मासल हो जाती है। मासल का मतलब फूलकर मोटी हो जाती है और क्या बन जाती है, शकरकंदी बन जाती है। तो यहाँ पर जड़ द्वारा किस किस्म में हो गया, मूसला मूल द्वारा तो होता है शीशम में, अमरूद में, और मासल जड़ द्वारा किसका में होता है, शकरकंद में होता है, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया। तीसरा हमारे पास जो इसका पॉइंट है वो है पत्ती द्वारा। क्या है, पत्ती द्वारा कायिक जनन, ठीक है। अब पत्ती द्वारा में आपने सबने कक्षा 10 में या उससे पहले पढ़ लिया होगा, पत्थर चट्टा होता है। क्या होता है, पत्थर चट्टा, यानी ब्रायोफिल पादप, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका चित्र बना रहा हूं, एक बार यहाँ ऊपर देख लेना आप लोग। ये हमारे पास पादप है और ये इसकी क्या है, हमारे पास यहाँ टहनी है। ये लो, मैंने इसकी एक टहनी बना दी है। थोड़ी इसकी मोटी चपटी पत्ती आती है, मैं आपको बता दूं, ये इसमें ये पत्ती बन गई है, ठीक है। ये लो, किसकी पत्ती है, पत्थर चट्टा। इसकी विशेषता ये आती है कि इसमें ऐसे पत्ती के भाग पर उभार आता है। क्या आता है, ऐसे उभार। और इन उभारों में आप गौर से देखोगे तो आपको काली काली संरचना क्या आ जाएगी, नजर आएगी। क्या आएगी, काली संरचना। और इस काली संरचना में जो संरचना दिखाई देगी आपको वो क्या होगी, अपस्थानिक कलिका। क्या होगी, अपस्थानिक कलिका। अपस्थानिक कलिका, ठीक है। अब ये पादप है, इस पादप की पत्ती
जब पादप से गिरकर यानी गिर जाती है और मर्दा वाले भाग में क्या आ जाती है, गिर जाती है और मर्दा के संपर्क में आ जाती है और वहां पर अनुकूल मौसम मिलता है। क्या मिलता है? अनुकूल मौसम मिल जाता है, यानी नमी है, ठीक है ना, आदि से मिल जाती है। तो जैसे ही नमी मिल जाती है, नमी मिलने के कारण इस भाग से क्या होता है, एक तो परोह भाग का निर्माण होता है, किसका? परोह भाग, और दूसरा किसका हो जाता है? जड़ का। ठीक है, अब इस भाग को हम काट कर यदि अलग लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? ब्रायोफिल यानी पत्थर चट्टा के नए पादप का निर्माण हो जाता है। किसका? ब्रायोफिल। फिलम होता है, ब्रायोफिलम पादप। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? मुख्य उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें किसके द्वारा हुआ? पत्ती द्वारा हो गया है, तो पत्ती द्वारा। अब इसमें जितने भी अपस्थानिक कलिका है, इन सब अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा क्या होगा? नए पादप का क्या होगा? निर्माण हो जाएगा। तो पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम में किसके द्वारा हो गया हमारे पास प्रतिक्रिया? अपस्थान यानी पत्ती द्वारा, और पत्ती में क्या होती है? अपस्थानिक कलिका। एक पादप और होता है, बिगोनिया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बिगोनिया। ये बिगोनिया पादप है। ठीक है, इस बिगोनिया पादप में पर्ण के द्वारा नहीं होता है। ठीक है ना, आपने पर्णवृंत सुना होगा। नाम क्या है? ध्यान सुनना है, पर्णवृंत। ना मैंने बताया था बायोलॉजी में किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, संधि विच्छेद कर लो। क्या कर लो? संधि विच्छेद कर लो। तो यहां पर क्या हमारे पास? पर्णवृंत। ठीक है, आपने पुष्पवृंत सुना होगा ना। पुष्प होता है, उसके नीचे एक हरे रंग की क्या होती है, जिसको अपनी भाषा में पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, उसको जो टहनी से पकड़ते हैं उस पुष्प को वो बोलते हैं पर्णवृंत। क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत। सॉरी, क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत। ऐसी पत्ती होती है, ये पत्ती है, इस पत्ती का ये भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। और ये किससे जुड़ा होता है? शाखा से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ब्रायोफिल जो पादप है उसमें तो क्या होता है? ये पत्ती होती है, उस पत्ती वाले किनारों में क्या पाई जाती है? अपस्थानिक कलिका पाई जाती है और इनसे नया पादप बनता है। लेकिन ये बिगोनिया जो पादप है, इस बिगोनिया पादप में क्या होता है? पर्णवृंत होता है, यानी ये पत्ती के नीचे वाला भाग, उसको क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। यानी पत्ती, पर्णवृंत की परिभाषा बता दूं मैं, यानी पत्ती के नीचे का वह भाग या डंठल नुमा भाग जो पत्ती को किससे जोड़ता है? तने से जोड़ता है। क्या कहलाता है? पर्णवृंत। ठीक है, ये पर्णवृंत होता है। इस पर्णवृंत में क्या होती है? अपस्थानिक कलिका होती है। क्या होती है? अपस्थानिक कलिका होती है। क्या होती है? अपस्थानिक कलिका। और ये अपस्थानिक कलिका क्या करती है? अनुकूल मौसम में क्या होती है? अंकुरित होती है। क्या होती है? अंकुरित। अंकुरित हो जाती है और क्या करती है? अंकुरित होकर नए पादप का क्या करती है? निर्माण कर देती है। नए पादप का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो पत्ती द्वारा किस किस में हो गया? बिगोनिया में और ब्रायोफिल पादप। इसमें यहां उदाहरण पूछता है, व्याख्या कभी नहीं पूछता है। ठीक है ना, उदाहरण आने चाहिए तुम्हें सबके, परकंद का, घनकंद, सलकंद, ऊपरी भूस्थारी, भूस्थारी, भूस्थारी का, सबके उदाहरण आने चाहिए। उदाहरण पूछता है। फिर जड़ द्वारा पूछे तो मूसला मूल में है कौन? शीशम है, अमरूद है। मांसल जड़ों में कौन है? शकरकंद है। ठीक है, तो ये सबके क्या हमारे पास उदाहरण होने चाहिए याद। फिर पत्ती द्वारा में क्या हो गया? ब्रायोफिलम आ गया, पत्थर चट्टा, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। इसमें बिगोनिया है, उसमें तो किसके द्वारा होता है? पर्णवृंत में क्या होती है? अपस्थानिक कलिका होती है। और ब्रायोफिलम में क्या होता है? पत्ती में क्या होती है? अपस्थानिक कलिकाएं होती है। ठीक है, अब आगे का हमारा जो पॉइंट है चौथा, इसमें ये तीन भाग हो गए इसके पद। अब चौथा जो हम भाग पढ़ेंगे वो है जनन संरचनाएं। क्या होती है? जनन संरचनाओं के द्वारा काय की जनन। ये देखो एक छोटा सा पॉइंट इसके बारे में बता दूं। दो पादप होते हैं। क्या होते हैं? दो पादप। एक तो होता है रामबास। कौन सा पादप है? रामबास। इस पादप को बोलते हैं अगेव। क्या बोलते हैं? अगेव पादप। ये मरुस्थलीय पादप है। देखा जाए तो क्या होता है?
मरुस्थलीय पादप की श्रेणी में आता है। इस पादप में क्या होता है, जड़ होती है, तना होता है, पत्ती होती है। ठीक है, मैं इसका चित्र बना दूं आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा। जो गंवार पाठा होता है उसकी भांति होता है। इसमें यहाँ पर ऐसे पत्तियां आती हैं, ठीक है ना। पत्तियां कैसी होती है, इसकी मांसल पत्तियां होती हैं। फिर इसके बीच वाले भाग में क्या होता है, तना वृद्धि करता है। क्या करता है, तना वृद्धि करता है। फिर ऊपरी भाग पर क्या होता है, पुष्प संरचनाएं बनती है। और उन पुष्प संरचनाओं में एक संरचना होती है जिसका नाम होता है बुलबिल। क्या होता है, बुलबिल संरचना। कौन सी, बुलबिल संरचना। ठीक है, इसको बोलते हैं पत्र परकलिका। क्या बोलते हैं, पत्र परकलिका। बुलबिल कह देना, चाहे इसे पत्र परकलिका कह देना। ठीक है, ये पत्र परकलिका या बुलबिल अनुकूल मौसम में क्या होती है, कौन से पादप में, अगेव पादप में। क्या होती है, अगेव पादप में अंकुरित होती है। और अंकुरित होकर क्या करती है, नए पादप का निर्माण कर देती है। तो अब इसका नाम यहाँ पर हमने जनन संरचना क्यों पढ़ा, इसका कारण यह है कि ये पुष्प का भाग है। क्या है, पुष्प का भाग है। पुष्प में संरचना बनती है, उसको बोलते हैं क्या, बुलबिल। और ये बुलबिल संरचना है, इसको बोलेंगे पत्र परकलिका। और ये अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर क्या करती है, एक नए पादप का क्या करती है, हमारे पास निर्माण करती है। और पादप का निर्माण कर रही है। इसका दूसरा उदाहरण है हमारे पास रतालू। क्या है, रतालू। ठीक है, ये दो पादप ऐसे हैं जिनमें किसके द्वारा होता है, जनन संरचनाओं के द्वारा क्या होता है, जनन। तो ये हमारे पास क्या था, यानी कायिकी जनन था। और कायिकी जनन में भी क्या था, प्राकृतिक कायिकी जनन। ठीक है, प्राकृतिक, रिपीट कर रहा हूं, प्राकृतिक कायिक जनन चार भाग हैं हमारे पास। तना द्वारा कायिकी जनन, ठीक है ना, जड़ द्वारा कायिकी जनन, पत्ती द्वारा कायिकी जनन और जनन संरचनाओं के द्वारा कायिकी जनन। ठीक है, फिर हमारे पास जो तने वाला भाग है, इसके 8 भाग हैं। कितने भाग हैं, 8, जो मैंने बोर्ड पे लिख दिए, पढ़ा दिया है। परकंद, घनकंद, सलकंद, ठीक है ना, ऊपरी बूझतारी, बूझतारी, बूझतारी का। ये जड़ वाले भाग है हमारे पास। ये हमारे पास पत्ती वाले हैं, ठीक है ना, ब्रायोफिलम और बिगोनिया पादप है। बिगोनिया याद रखना, यहाँ पर बिगोनिया पादप, उसमें पर्णवृंत के द्वारा क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। ये जनन संरचनाएं होती है। क्या होती है, जनन संरचनाएं। ठीक है, जिसमें क्या हो गया, रामबास यानी अगेव और रतालू पादप हो गए। अब इसके पश्चात हम पढ़ेंगे, हमारा अगला पॉइंट है, इसमें कोई समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं कि सर थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आ रहा, भाषा है या और कुछ है, तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, आगे का हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट है कृत्रिम कायिकी जनन। क्या है, आगे का जो पॉइंट चलेगा दूसरा, मैंने बताया था अभी कि कायिकी जनन होता है, उसके 2 भाग हैं। एक तो कौन सा है, प्राकृतिक कायिकी जनन, और एक होता है कृत्रिम कायिकी जनन। ठीक है, अब कृत्रिम कायिकी जनन के बारे में इसकी विधियां आपने कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग आदि इनका नाम सुना होगा। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें दाव विधि आती है, टीला दाव विधि आती है, ठीक है ना, ऐसी विधियां आएंगी, उन विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर इन विधियों के बारे में पढ़ के हम फिर क्या पढ़ेंगे, लैंगिक जनन पढ़ेंगे, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पॉइंट है। कौन सा, लैंगिक जनन। ठीक है ना, यानी आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। उसके आधार पर हम अगले के 4 पार्ट पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे टॉपिक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ सभी छात्र छात्राओं को और अन्य स्टूडेंट्स जो वीडियो देखते हैं उनको, यदि आपको किसी में भाषा में या बोर्ड की किसी भी लिखावट में या आपको सुनने समझने में कोई भाषा नहीं आ रही, तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित कर सकते हैं कि सर आप थोड़ा सा अपनी भाषा में या किसी में सुधार करें। ठीक है, नमस्कार, गुड।